जय हिंद साथियों, ऑर्गेनिक एकड़ यूट्यूब चैनल पे और मेरे खेत पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप मेरी वीडियोस देखते रहते हैं पर फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने में आप ही का फ़ायदा है। जब भी मैं नई वीडियो डालूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। एनीवेज़, वीडियो को चालू करते हैं। तो अगर आप ज़मीन लेना चाह रहे हैं, उसके अंदर सवाल ये पैदा होता है कि मैं ज़मीन कहाँ पे लूँ। सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप अपने होम टाउन से पास में लें, क्योंकि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका खेत आपके रहने की जगह से, आपकी फैमिली से कितना दूर है। ये खेती बहुत डिमांडिंग काम है, इसमें कोई वर्क आवर नहीं होते। ये ऐसा नहीं है कि अपना 9 to 5 की जॉब है। लोग बड़ा खुश होते हैं मैं अपना मालिक हूँ, 9 to 5 की जॉब नहीं है, लेकिन दरअसल ये है कि इसके अंदर दिन रात एक करना पड़ता है। रात में खेतों में पानी देना है तो देना है। इसमें कोई वो नहीं है कि बॉस को बोल दिया आज तबीयत ख़राब है। आप खुद बॉस हो, अगर आप नहीं हो तो आपका काम बेकार हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लाइफ को और वर्क को बैलेंस करना पड़ेगा। उसके लिए एक ज़रूरी चीज़ ये है, आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए कि आपका खेत आपके घर से कितना दूर है। मैं इसीलिए अपने ही खेत के अंदर रहता हूँ, यही मेरा घर है, क्योंकि सुबह 5 बजे काम चालू हो जाता है, रात के 12-1 बज जाते हैं। ये तो आपकी इतनी रिक्वेस्ट आती थी बनाओ वीडियो, मेरे को भी मन करता है आपसे इंटरेक्ट करने का, पर क्या करें, खेती बाड़ी का काम है, टाइम नहीं मिलता है। अभी भी रात के 12 बजे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपको ये देखना है कि आपका ज़मीन कितना दूर है आपके घर से। दूसरा, आपको ये देखना है कि अगर आपको दूर भी लेनी है तो आपको किस लोकेशन में लेनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिल्ली के पास है मेरा, या फिर कोई भी मेजर फर्स्ट टायर या सेकंड टायर या थर्ड टायर जो टीयर बोलते हैं, छोटा या बड़ा शहर, उसके पास है, तो ज़मीन शहर के पास महंगी होती है। और जितना आप विलेज की तरफ जाते जाएंगे, आप इंटीरियर में जाते रहेंगे, उतना ही लैंड का रेट गिरता रहता है। उसकी कई वजह हैं, हम उस पर बात नहीं करेंगे। पर अब मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं ज़मीन कम लूँ लेकिन शहर के पास लूँ, या फिर मैं ज़्यादा लूँ और शहर से दूर लूँ। अगर मैं शहर के पास रखता हूँ तो उसमें फ़ायदा ये है मैं मार्केट के पास हूँ, और अगर मेरी शहर से दूर है तो उसमें मेरे को फ़ायदा ये है कि मैं ज़्यादा ज़मीन खरीद सकता हूँ। अब वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने ज़मीन शहर के पास लेनी है या दूर लेनी है। अगर आप सब्जियों की खेती कर रहे हैं या कोई पेरिशेबल चीज़ की खेती कर रहे हैं और आपको टारगेट ऑडियंस जो है आपकी, जो आपके कस्टमर है, आप खुद सप्लाई कर रहे हैं उनको घर घर जाके, तो शहर के पास होगी। चाहे 1 एकड़ ले लो लेकिन शहर के पास लो, क्योंकि उसमें आपका मैनेजमेंट बहुत आसान हो जाएगा। इनफैक्ट शहर से 100-200 किलोमीटर के दूर अगर आप होंगे आपकी मार्केट से, तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, लॉजिस्टिक बहुत महंगा पड़ जाएगा। अगर आप शहर से दूर लेते हैं, मान लो आपने 10, 15, 20, 30 एकड़ एक साथ खरीद ली, लेकिन आपका 200-300 किलोमीटर दूर है दिल्ली से, तो ऐसे में आपको फिर बल्क में आइटम करने पड़ेंगे कि आप सिर्फ गेहूं की खेती कर रहे हो और आपको बल्क के ही अंदर ऑर्गेनिक सप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा एक कंसोलिडेटेड पैच के पीछे जाएँ। चाहे आप रेंट पे ले रहे हैं, चाहे आप ख़रीद रहे हैं, आप कोशिश करिएगा कि एक पैच हो, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन एक पैच हो। 3 एकड़ का भी पैच मिल रहा है आपको, ठीक है, लेकिन एक बाउंड्री के अंदर होना चाहिए। वो मल्टीपल साइट्स को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेबर पीछे से काम नहीं करते हैं, आपको खुद मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी। ये कोई कंप्यूटर का काम नहीं है कि इसके अंदर आपने कमांड डाल दी और वो काम हो गया। खुद करना पड़ता है, खुद ट्रैक्टर लेके घूमना पड़ता है, बहुत मुश्किलें होती हैं। कम से कम ये है कि आप एक जगह बैठे हो, वहीं से आप सारा सप्लाई चेन बनाओ, अपना सब कुछ वहीं पर ही करो। तो एक कंसोलिडेटेड पैच होना चाहिए। और सबसे अच्छा ऑप्शन यही रहता है इसके अंदर कि आपको रेंट पे मिल जाए ज़मीन जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही बना हो और आपकी लैंडलॉर्ड से थोड़ी अच्छी जानकारी हो, ताकि आपको थोड़ी अश्योरेंस रहे कि हाँ, अगर मेरा काम चलता रह रहा है, थोड़े पैसे बढ़ा ले कुछ साल बाद, लेकिन ये पैच पे मैं ही काम करता रहूँ। तीसरी, आपको अगर आप ज़मीन खरीद रहे हो, ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आप उस ज़मीन की और उस एरिया की प्राइसिंग हिस्ट्री ज़रूर देखिएगा कि पिछले 30, 40, 50 सालों के अंदर, पिछले 10 साल के अंदर और पिछले 5 साल के अंदर उस ज़मीन के रेट में कितना फ्लक्चुएशन आया है और कितना ग्रोथ हो रहा है। इससे आपको बहुत चीज़ों का अंदाज़ा लगेगा। नंबर 1 तो ये अंदाज़ा लगेगा कि ऐसा तो नहीं है कि वो ज़मीन के रेट नीचे जा रहे हैं, और ऐसा तो नहीं है कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा जब रेट बढ़ता है तो उसके अंदर अर्बन एक्सपेंशन हो रहा होता है।
यानी कि इस बात की पॉसिबिलिटी हो जाती है कि उससे 10 साल बाद वहाँ पे आपकी लैंड एक्वायर हो सकती है, या कोई प्रोजेक्ट आ सकता है, या कोई बड़ी रोड जा सकती है। तो उसमें भी आपको थोड़ा ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कुल मिला के मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको जिस एरिया के अंदर आप ज़मीन खरीदना चाह रहे हो, उस एरिया की और उस पर्टिकुलर लैंड की पूरी जनरल नॉलेज होनी चाहिए। नहीं तो सक्सेस के रेट बहुत कम हो जाते हैं, और ऐसा ना हो कि आपकी सारी लाइफ टाइम की पूंजी कहीं गलत हाथों में चली जाए, आप कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं। इसीलिए आप उस ज़मीन का और उसके साथ साथ उस ज़मीन के मालिक का, जो लैंडलॉर्ड है जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं या किराए पे ले रहे हैं, उसका बैकग्राउंड चेक भी ज़रूर कर लें। खास करके ख़रीदते हुए तो आप उसमें जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स है, उसका पटवारी का है, आपका उसका जो खाता है सारा, कि ज़मीन असलियत में उसके नाम पे है या नहीं है, वो ज़मीन का मालिक जो है उसकी आप पुलिस वेरिफिकेशन एक बार करवा लीजिए कि बंदा जेन्युइन है या नहीं है। आप उसको एक थर्ड पार्टी लॉयर से ज़रूर दिखवा लीजिए। आप वहाँ पे जो प्रॉपर्टी डीलर हों उनसे थोड़ी बात कर लीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उस पर्टिकुलर बंदे के नेबर से उसकी जानकारी ले लीजिए कि बंदे का नेचर कैसा है, कैसा परिवार है। तो ये चीज़ें लॉन्ग रन में काम आती हैं। और इसी के अंदर आप आसपास की डेवलपमेंट को भी देखिए, उनकी हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी कि क्या आसपास कोई पोल्ट्री फार्म था, या कोई गौशाला है, या कोई आगे बड़ा फार्म, या कोई और उस टाइप की आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ हो रही है, क्योंकि उससे आप अपना बिजनेस मॉडल को शिफ्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑर्गेनिक फार्म कर रहे हैं और आसपास कोई गौशाला है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप उसको ऑर्गेनिक चारा उगा के दे सकते हैं उनकी गौशाला वालों को, और बदले में आप गौमूत्र और आप गोबर की खाद ले सकते हैं। और गोबर की खाद लेने में गोबर की खाद से ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा आता है, क्योंकि बल्कि आइटम है, डंपर के डंपर डलते हैं, खास करके अगर ख़राब ज़मीन हो तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे। अगर कोई पास में आपका कृषि विज्ञान केंद्र है या कोई और गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो वो अच्छी बात है। और अगर कोई बाय चांस उसके आसपास आपका अपस्ट्रीम में ऊपर की तरफ या आसपास के इलाके में कोई मान लीजिए इंडस्ट्री है, कोई कोल प्लांट है, या कोई ऐसी चीज़ है जो पोल्यूट करती है एनवायरनमेंट को, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। वो प्रॉब्लमेटिक इसलिए है क्योंकि उसके पोल्यूटेंट आपके यहाँ पे आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, और आपका फिर जो सॉइल टेस्ट रिपोर्ट्स हैं और जो आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे उसके अंदर वो प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप इन सब की जानकारी रखिएगा। जितनी ज़्यादा जानकारी लेंगे उतना ही फ़ायदा। जितना टाइम लगता है लीजिए, लाइफ टाइम की सेविंग्स का मामला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 साल लगा दीजिए एक ज़मीन के अंदर, लेकिन आप अश्योर्ड होकर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप ये ध्यान ज़रूर रखिएगा कि भाई जो आप ज़मीन ले रहे हैं उसकी रोड कनेक्टिविटी ज़रूर हो। अब ऐसा ना हो कि रोड यहाँ से जा रही है, आपका खेत हो पीछे की तरफ, और उसके अंदर आप बड़े प्रॉब्लम में फंस जाओगे, क्योंकि आप हमेशा ही निर्भर रहोगे अपने पड़ोसी भाई का जिसका खेत से आपके खेत का कनेक्टिविटी है। तो अगर वो अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, कल को वो पलट जाता है या उसने अपने खेतों में पानी डाल दिया या बीज लगा दिया तो आपकी सब्जियां बाहर निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, लेबर ले जानी पड़ेगी। और अगर आपको उस दौरान कल्टीवेट करना है तो आपका ट्रैक्टर घुस नहीं पाएगा। तो रोड कनेक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए।